हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम लीगल हिस्ट्री से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को समझेंगे, जो है 1858 का। इसके मेन प्रोविजंस क्या हैं वो भी हम आज की वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको लीगल हिस्ट्री के पेड नोट्स चाहिए और हिंदी में चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। इसके अलावा जो नोट्स के प्राइस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को समझने से पहले हम हमेशा की तरह पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे कि क्यों इस एक्ट को लाया गया। तो सबसे पहले अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो देखो 1857 में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होता है, मतलब एक बहुत बड़ी क्रांति होती है, विद्रोह होता है, जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और यही सबसे बड़ा रीज़न था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को लाने के लिए। इस विद्रोह के बाद, इस रिवोल्ट के बाद क्या होता है कि जो कंपनी का रूल होता है, मतलब इंडिया पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, उसका रूल ख़त्म हो जाता है। तो 1857 का पहले रिवोल्ट हुआ, उसके बाद कंपनी का शासन ख़त्म हुआ इंडिया में, और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे चेंजेस हुए, मतलब बहुत सारा बदलाव आ गया जब 1857 की क्रांति हुई। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद प्रशासन में बदलाव हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से यहाँ का शासन निकल कर चला गया सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास। मतलब अब से ईस्ट इंडिया कंपनी पर 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद कौन शासन कर रहा था? ब्रिटिश क्राउन। अब पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया था। और 1857 के रिवोल्ट के बाद अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ये समझ गया था कि अब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाला जाएगा, वो वहाँ का प्रशासन संभाल नहीं पा रही है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया जाता है जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है वो इंडिया से ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि पहले से जो रूल चला आ रहा था उसको कैसे ख़त्म किया जाए। फाइनली क्या होता है कि कंपनी के शासन की समाप्ति के लिए, कि कैसे उसका यहाँ से शासन ख़त्म करना है, तो उसके लिए एक बिल जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, जब बिल पास हो जाता है तो उसके बाद 2 अगस्त को 1858 को यहाँ पर ये पारित हो जाता है और बनकर तैयार होता है भारत शासन अधिनियम 1858। तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए था बैकग्राउंड, क्योंकि हमें ये समझना था कि 1858 का जो एक्ट था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, भारत शासन अधिनियम, उसको क्यों लाया गया, उसके पीछे क्या रीज़न था। तो सबसे बड़ा रीज़न 1857 का रिवोल्ट, जिससे बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए, और क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ का प्रशासन संभाल नहीं पा रही थी, तो इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से प्रशासन लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया और फाइनली ये एक्ट लाया गया। अब बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक की। जो हम समझने वाले हैं वो है 1858 के मेन प्रोविजंस क्या थे, क्या प्रावधान थे इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो लाया गया था। तो सबसे पहला इसका जो मेन प्रोविज़न था वो यही था कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति। अब देखो, अभी जो हमने बैकग्राउंड समझा है उसमें मैंने आपको बताया कि ये एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ये समझ गई थी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल पाएगी, वहाँ का शासन उससे नहीं चलेगा। तो इसके लिए, इसका मतलब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, तो ईस्ट इंडिया एक्ट के शासन की समाप्ति के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था। अब इससे क्या हो रहा था कि कंपनी जो है वो यहाँ का शासन नहीं संभाल पा रही थी, तो इस वजह से उसकी बागडोर, जो यहाँ के शासन की बागडोर थी, वो किसको दे दी गई? ब्रिटिश सम्राट को, जो ब्रिटिश में क्राउन होते थे उस टाइम पे, जो राजा थे, उनको दे दी गई। और ये प्रोविज़न किया गया कि अब इंडिया का जो गवर्नेंस है, यहाँ का जो शासन है, वो हिज मैजेस्टी इंग्लैंड की जो क्वीन है उनके नाम से होगा, मतलब इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी के नाम से होगा। और भारत में जो राजस्व आय है, जो भी मतलब रिवेन्यू वगैरह है, उसके किसी भी भाग को इंडिया के क्षेत्रों के बाहर सैनिक कार्यवाही के लिए खर्च नहीं किया जाएगा, जब तक इसके लिए जो हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो मतलब वहाँ की ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उसको क्या ना दे दे, अनुमति ना दे दे। तो एक तरीके से कुछ चीज़ें यहाँ पर ये की गई कि सबसे पहला जो इसका प्रावधान था वो यही किया गया कि यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ख़त्म कर दिया गया और अब से यहाँ का जो शासन चलेगा 1858 के एक्ट के बाद, वो किसके नाम पर चलता था? हिज मैजेस्टी के नाम पे, मतलब क्राउन और उसकी मैजेस्टी, है ना। तो यहाँ पर ये यहाँ का शासन चलता था। नेक्स्ट आता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की समाप्ति। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये कैसे प्रोविजंस थे? तो देखो, इस एक्ट के आने से पहले, जब तक 1858 का एक्ट नहीं आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो इसके आने से पहले क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी 2 तरीके से रूल करती थी।
एक तो करती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल से और दूसरा करती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से। मतलब कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो पॉलिटिकल चीज़ों को देखता था, राजनीतिक मसलों को देखता था, और जो हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो कौन देखते थे, वो कमर्शियल चीज़ें देखता था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या देख रहा था, कमर्शियल चीज़ें देख रहा था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देख रहा था, पॉलिटिकल चीज़ें देख रहा था। तो यहाँ पे क्या होता था कि कंपनी का शासन जो है, मतलब इस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया गया। अब देखो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का ही प्रशासन ख़त्म कर दिया गया तो फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की क्या ज़रूरत रह गई, तो इस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक, अब यहाँ पे ये जो डुअल सिस्टम चल रहा था, दोहरा शासन हो गया ना, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो ये जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, ये जो दोहरा शासन चल रहा था सरकार का, इसे ख़त्म कर दिया गया। और अब ये सारे के सारे जो राइट्स थे वो इंग्लैंड के प्रमुख जो राज्य मंत्री होते थे उनको ट्रांसफ़र कर दिए गए। ठीक, तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही ख़त्म हो गया तो फिर इन चीज़ों की क्या ज़रूरत रह गई, ना तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को छोड़ा गया और ना ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, इनको भी ख़त्म कर दिया गया। और अब से इंडिया में क्या होने लगा कि जो वहाँ की क्वीन थी, क्वीन ऑफ द इंग्लैंड के नाम से यहाँ पे गवर्न होने लगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रोविज़न ये है कि भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति और भारत परिषद की स्थापना। अब देखो, जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन ख़त्म कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की समाप्ति कर दी, तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो ये इसका तीसरा प्रोविज़न है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में हमें बताता है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इसको कहा जाता था, और इसकी मदद के लिए एक काउंसिल फॉर इंडिया की भी नियुक्ति स्थापना की गई। तो एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया, दूसरा इंग्लैंड में ही एक काउंसिल फॉर इंडिया की स्थापना की गई, जिसमें कम से कम कितने मेंबर होते थे, कम से कम इसमें 15 मेंबर होते थे। और इनमें से जो 8 मेंबर्स थे वो किसके द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती थी, कौन उनको अपॉइंट करता था, ब्रिटिश क्राउन। तो जो ब्रिटिश क्राउन थे 15 में से 8 मेंबर को वो अपॉइंट करते थे, और बाकी जो बचे हुए जो 7 मेंबर्स थे उनमें पहली बार कंपनी के डायरेक्टर्स में से ही उनको चुना जाता था। ठीक, और बाद में खुद जो काउंसिल होती थी उसका उनको चुनाव करना था। तो यहाँ पे काउंसिल के जो दोनों वर्गों के सदस्य थे, चाहे 8 सदस्य हों या 7 सदस्य हों, तो कुल मिला के 15 हो गए। तो दोनों ही टाइप्स के जो मेंबर्स हमने पढ़े हैं, इनमें से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने कम से कम 10 साल तक इंडिया में किसी पोस्ट पर कार्य किया हो। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही थी कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट बनाई गई थी और ये जो काउंसिल ऑफ इंडिया परिषद की स्थापना की गई थी, इसमें 15 मेंबर्स होते थे इस काउंसिल में। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये इसका तीसरा प्रोविज़न्स था। और यहाँ पर जो भारत सचिव था वो इम्पॉर्टेंट है, और उसे भारत में जो प्राप्त रेवेन्यू वगैरह होता था उसका वार्षिक लेखा जोखा जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने पेश करना बहुत ही ज़रूरी होता था। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक, अब यहाँ पर एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अभी तक देखो पहले तो कहलाया जाता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसका नाम बदल के रख दिया गया, गवर्नर जनरल का नाम बदल के रख दिया गया वायसराय। अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं कहा जाएगा बल्कि वायसराय कहा जाएगा। और पूरे इंडिया के लिए जो पहले एक गवर्नर जनरल होता था, अब उसे इस एक्ट के आने के बाद वायसराय कहा जाने लगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक, गवर्नर जनरल जो होता था पहले, अब वो क्या कहलाएगा, वायसराय कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे इस एक्ट के, किसके, 1858 के। तो ये कुछ खास बातें थी जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस की है। 1858 के एक्ट से आने से पहले क्या बदलाव थे, कैसा बैकग्राउंड था, फिर 1857 में रिवोल्ट होता है, और रिवोल्ट होने के बाद कंपनी का शासन जो है वो ख़त्म हो जाता है इंडिया से, और किसके हाथ में शासन चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। और फिर वहीं से सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल होती हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ख़त्म कर दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ख़त्म कर दिया जाता है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक पद बनाया जाता है जिसके लिए एक काउंसिल बनाई जाती है जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आज की वीडियो में हमने क्या समझा है, हमने समझा है 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।